पीजीटी हिस्ट्री विषय पर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए गोल्डन 20 श्रृंखला के अंतर्गत आज टीआरई 2 के पीवाईक्यूज के पहले खंड में विस्तृत चर्चा के लिए मैं अनुपम त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका विद्याकुल एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि अब तक हमने टीआरई 1 के सभी प्रश्नों की चर्चा कर लिया है और आज वीडियो 5 के अंतर्गत टीआरई 2 के पीवाईक्यूज पर पहली जो श्रृंखला है 20 प्रश्नों की गोल्डन 20 की, उस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पहले कि आगे की बात करूं, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, बड़े ही पॉजिटिव कमेंट्स थे। आपने मेरे प्रयास को सराहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन कमेंट्स को पढ़ करके जो 2-3 पहलुओं को मैंने निकाला कि जैसे आपकी मांग है कि टॉपिक वाइज एनालिसिस किया जा सकता है क्या, या एक ही खंड में सभी प्रश्नों को चर्चा की जा सकती है क्या, या कुछ बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया है। इस तरह के कई प्रश्न कमेंट्स में मैंने देखे थे। अगर इनको एक कंबाइंड रूप में संक्षेप में मैं आपसे कहूं, अभी हमारा जो लक्ष्य है वह है अगस्त में होने जा रही आपकी परीक्षा, जिसके के लिए मैंने जो प्लान किया है कि पहले ठीक तरीके से आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के समस्त जो प्रश्न हैं पीवाईक्यूज पे, उस पर चर्चा कर लिया जाए। दूसरा, मॉडल प्रश्नों के माध्यम से जो मॉडल पेपर्स इसके बाद हम लेकर आएंगे, उसमें ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट करेंगे कि जो इन डेप्थ होंगे, विषय को समग्रता से और गहराई से कवर करेंगे, जिसके माध्यम से आप एक रिवीजन अपने सिलेबस तक कर पाएंगे। साथ ही मैं प्रयास करूंगा कि उसके लिए लाइव क्लासेस का भी आयोजन किया जाए, ताकि जो आपके डाउट्स होंगे उसको हम लोग लाइव क्लासेस के थ्रू दूर कर लेंगे। तो अभी अगस्त तक की जो हमारी परीक्षा की स्थिति है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इतनी चीजों को अगर हम ठीक तरह से कर लें तो परीक्षा में बेहतर स्थिति में होंगे। बाकी जो चीजें हैं इसके लिए भविष्य में हम फिर चर्चाएं करते रहेंगे, और मैं आपको अपने एक और चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिस पर हिस्ट्री के जो अलग अलग टॉपिक हैं उस पे एक ठोस, व्यवहारिक और उपयोगी चर्चा आपको मिलती रहेगी वीडियोस के फॉर्म में। तो चलिए, बाकी बातें तो चलती रहेंगी। शुरुआत करते हैं आज के अपने 5वें वीडियो की, और प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इस कड़ी में जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है 71, और प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। प्रश्न दिया गया है हड़प्पा सभ्यता से, और बहुत सीधा सा प्रश्न है, वो विशेषता के विषय में आपसे जानना चाह रहे हैं। जो विकल्प आपके सामने है, सील, जी हाँ, हमें हड़प्पा सभ्यता में बड़ी मात्रा में सीलें प्राप्त हुई हैं। शहरी नियोजन, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जो शहरी नियोजन था वो हड़प्पा वासियों का ही था। उस समय की जो समकालिक सभ्यताएं थी, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, अगर उनसे तुलना किया जाए तो हड़प्पा वासियों का नगर नियोजन कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। आभूषण, जी हाँ, आभूषण भी हमको प्राप्त हुए हैं। ऐसे में हमें ये दिख रहा है कि ये जो तीनों विकल्प हैं ये सही हैं, यानी कि उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह तो हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अगर इस क्रम में और भी कुछ विशेषताओं की चर्चा हम करना चाहें तो वे कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं,
जिससे भविष्य में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मात्र देवी की जो मूर्तियां हैं वे बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं, यानी कि मात्र सत्तात्मक समाज यह भी इस काल की एक बड़ी विशेषता थी। मात्र सत्तात्मक समाज से यह बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है कि उस समय का जो शासन प्रणाली थी वो महिलाओं के हाथ में थी, बल्कि महिलाओं की महत्ता ज्यादा थी। और ये हमें पता कैसे चलता है? ये हमें पता चलता है उस समय की जो प्राप्त मुहरे हैं उस पर मात्र देवी का जो अंकन है वह बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं की एक विशिष्ट स्थिति को दर्शाता है। इसीलिए हम इसे मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में देखते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा पहलू हम देखेंगे कि इस काल में हमें मंदिरों का अभाव दिखता है, यानी सार्वजनिक रूप से जो मंदिर हैं वो नहीं दिखेंगे। जो सार्वजनिक मंदिर हैं ये नहीं दिखेंगे। तो क्या ये धार्मिक नहीं थे? नहीं, हड़प्पावासी भी धार्मिक थे, लेकिन इनका जो धर्म था वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत था, यानी कि घर के अंदर की व्यवस्था थी। इसका प्रदर्शन सामूहिक रूप में कम था। हालांकि कुछ एक स्थल हैं जैसे स्नानागार है जिसका कि प्रयोग सामूहिक रूप से स्नान के लिए किया जाता था और सूर्य पूजा से जोड़ करके देखा जाता था, लेकिन सामान्य रूप में मंदिर जो है जैसा कि अन्य सभ्यताओं में मिलते हैं यहां नहीं मिले हैं। ऐसे में हम ये देखते हैं कि धर्म निरपेक्षता के जो तत्व हैं, यानी कि सेकुलरिज्म के जो तत्व हैं यह यहाँ पर प्रभावी दिखते हैं। और वैसे भी ऐसा कोई भी समाज जो नगरीय समाज होगा वहां पर ऐसी प्रवृत्ति जरूर होगी। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर वहां संघर्ष नहीं था, बल्कि जो आर्थिक पहलू था वो इतना ज्यादा प्रभावी था, संपन्नता इतनी ज्यादा थी कि संकीर्णताएं जो थी उसको पीछे छोड़ दिया गया था। तो यह भी यहाँ पर हमको एक महत्वपूर्ण पहलू दिखता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? प्रश्न उसी टॉपिक से है, बस आपसे पूछा यह गया है कि किस क्षेत्र में फैली हुई थी। आपका उत्तर होगा, क्या ये गुजरात में थी? हाँ बिल्कुल। क्या ये अफगानिस्तान में थी? बिल्कुल। क्या ये सिंध में थी? हाँ बिल्कुल। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प हमारे सही हैं और उत्तर होगा डी। अब इस क्रम में कुछ और चीजों को हम समझ लें। आइए हम जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता को इसको ठीक तरह से समझने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा वासियों का जो क्षेत्र था इसके संदर्भ में करीब करीब 1400 स्थल हमको अब तक प्राप्त हुए हैं। 1400 से ज्यादा ही स्थल है प्राप्त हुए हैं। मोटे तौर पे ध्यान रखिएगा कि करीब 925 स्थल भारत में है और 475 स्थल पाकिस्तान में है। ये एक लमसम डाटा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि करीब करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह सभ्यता विस्तृत थी। किस तरीके से? जैसे कि अगर हम एक मैप के थ्रू इसे समझने का प्रयास करें तो हम ये देखेंगे कि अफगानिस्तान का क्षेत्र हो, पाकिस्तान का क्षेत्र हो या इंडिया हो, तीन देशों में यह विस्तृत थी और कहीं न कहीं एक त्रिकोणात्मक या त्रिभुजीय
जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज के आकार का जो इसका क्षेत्रफल है वह बनाता था। इसका जो स्वरूप था उस त्रिभुज जैसा लिए हुए था। इसी तरीके से अगर कुछ ऐसे स्थलों की बात किया जाए जिसमें कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के स्थल शामिल हों, तो हम क्या कह सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल कौन सा था? वह था मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित था। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? वह था आलमगीरपुर, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित था। इसी तरीके से सबसे दक्षिण स्थल कौन सा था? यह था दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। और सबसे पश्चिमी जो स्थल था वह था सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, और यह दास्त नदी के किनारे स्थित था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इसका क्षेत्रीय विस्तार है और उससे जुड़े हुए जो विभिन्न कुछ तथ्यात्मक पहलू हैं वो इस तरीके से हमारे सामने आते हैं। इसी क्रम में अगर कुछ शहरों की बात करें तो हम देखेंगे कि मुंडीगाख और सोरतुघई, सोरतुघई कहाँ है? अफगानिस्तान में। इसी तरीके से पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो जैसे जो स्थल थे यह पाकिस्तान में है। भारत की जो स्थिति थी इसमें हम देखेंगे कि लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी इत्यादि जो स्थल हैं ये भारत में अवस्थित थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शहर थे, और एक गुजरात में आप लोथल भी महत्वपूर्ण केंद्र था। ये सारे पहलू क्षेत्रीय दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए, इतनी चर्चा यहाँ पर पर्याप्त होगी। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि है हड़प्पा स्थलों पर इनमें से क्या पाया गया है? Which of the following has have been found at हड़प्पन sites? जो नीचे के दो विकल्प हैं वो तो स्पष्ट ही है। यहां आप अगर देख पा रहे हो कि वो पूछ ये रहा है कि ये जो चीजें हैं ये कहां पर पाई गई हैं। तो क्या हल जो रेखाएं हैं ये कहां मिली हैं? हल का जो टेराकोटा है ये कहां पे प्राप्त हुआ है? और नहरों के जो निशान है ये कहां पे प्राप्त हुआ है? देखने की बात यह है कि इसमें जो तीनों ही पहलू हैं ये सही है। कैसे? यानी कि हमारा जो विकल्प होगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जो ये कहता है कि एक से ज्यादा विकल्प सही है, तो इसमें ये तीनों ही सही है। ये हड़प्पा स्थलों पर ये तीनों ही चीजें पाई गई हैं। कहां कहां पाई गई हैं इसको हम लोग देख लें। जो हल की रेखाएं हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से जो हल का टेराकोटा है, यानी कि यह एक हल की आकृति है, और इसका जो स्थल है यह बनावली है। यानी कि एक तरह का खिलौना है टेराकोटा का, जिसमें कि हमको हल जैसी आकृति दिख रही है। नहरों के जो निशान है यह प्राप्त हुए हैं सोरतुघई से। सोरतुघई से, जो कि अफगानिस्तान में एक स्थल। ये सभी जो पहलू हैं
ये कहीं ना कहीं कृषि से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कृषि की कुछ चर्चा यहाँ पर कर लें। अगर कृषि के संदर्भ में हम हड़प्पा काल में कुछ विशेषताओं को देखने का प्रयास करते हैं तो हम ये पाते हैं कि करीब 9 फसलों की चर्चा यहाँ पर किया गया है। ये महत्वपूर्ण जो 9 फसलें हैं उनकी बात हो रही है, जिसमें कि गेहूं है, जौ है और इत्यादि। इसमें हम लेंगे चावल की। जहां तक बात है, चावल इस 9 में तो शामिल नहीं है, लेकिन हड़प्पा काल के जो उत्तर काल है, यानी उत्तर हड़प्पा काल है, वहां पे चावल के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। और कहां से प्राप्त होते हैं? लोथल से। चावल के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। और किस रूप में? हमें भूसी, धान की जो भूसी होती है, वे प्राप्त हुए। इसी तरीके से कपास सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का एक बड़ा ही प्रमुख उत्पाद था। और बाद में आप देखेंगे कि जो पश्चिम के लोग थे, उन्होंने कपास को सिंडन नाम से उद्बोधित किया है। क्यों? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, सिंधु के किनारे इनकी पूरी सभ्यता थी। और जो कपास था वो मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों में, पश्चिम के जो क्षेत्र है, वहां नहीं हुआ करता था। तो यह हड़प्पा वासियों की निर्यात की एक प्रमुख वस्तु थी और उसकी वहां मांग भी बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने अपने तरीके से इसका जो नामकरण किया वह सिंडन के रूप में किया। इसी तरीके से अगर कृषि हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें हल का जो पहलू है यह भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हड़प्पा स्थल के किसी भी स्थल से हल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में इतने बड़े क्षेत्रफल पर इतनी बड़ी जनसंख्या का जो भरण पोषण है वह किस प्रकार से हो रहा होगा, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों? क्योंकि हल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिना हल के जो हमारी खेती की शुरुआत है वही नहीं की जा सकती है। इस संदर्भ में चूंकि हल की आकृतियां हमको दिख रही हैं कई जगहों पर, इस संदर्भ में गार्डन चाइल्ड एक विचारक हुए हैं, हिस्टोरियन हुए हैं। इन्होंने यह कहा था कि जो हल थे यह लकड़ी के हुआ करते थे। ऐसे में समय के साथ उनका क्षरण हो गया और वे हमें आज प्राप्त नहीं हो पाए। तो ये कुछ कृषि से जुड़े हुए पहलू हैं जिसे हम ध्यान रखेंगे। आइए अब चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? चिराग, बेलन घाटी या कौशल? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि चिराग जो स्थल है यह बिहार में एक स्थान है और इसका संबंध है नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से। और चिराग से हमें मृग श्रृंग के, यानी कि जो मृग होता है उसकी जो सींग होती है, जो हड्डियां होती हैं, उसकी एक माला बनी हुई प्राप्त हुई है। जहां तक बेलन घाटी की बात है, ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहां पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जहां तक प्रश्न कौशल का है तो हम देखेंगे
कि कौशल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी सेंचुरी बीसी में कौशल जो है एक महाजनपद हुआ करता था, जिसकी की जो कैपिटल थी यानी कि राजधानी थी वो थी साकेत। और साकेत का समीकरण आज के अयोध्या से किया जाता है। ये इसकी राजधानी थी। ध्यान रहे इसी महाजनपद का एक और राजधानी थी, इसकी दो राजधानियां थी, एक श्रावस्ती और दूसरा साकेत। जो उत्तरी हिस्सा है महाजनपद का उसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसकी जो राजधानी थी वो साकेत यानी कि अयोध्या थी। तो ऐसे में ये जो तीनों ही स्थल हैं यह हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है। ऐसे में हमारा जो उत्तर होगा यह क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 75। और प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा वासी निम्न में से किसको मानते हैं, यानी कि क्या वे मृत्यु के बाद का जीवन मानते थे, वर्ण व्यवस्था को मानते थे, या लोकतंत्र को मानते थे। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से चलें, यानी कि क्या नहीं है इसको पहले हटाते हुए चलें, तो हम देखेंगे कि देखिए लोकतंत्र तो एक आधुनिक अवधारणा है। ऐसे में लोकतंत्र की कोई चर्चा वहां पर नहीं है। फिर चूंकि हम उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, ऐसे में हम यह नहीं जान सकते कि वहां की जो शासन प्रणाली थी वो किस तरीके थी। पुरावशेषों के आधार पर कुछ हमने जानकारी जरूर लिया है, लेकिन राजनीति जैसे पहलू के लिए हमें स्क्रिप्ट की जानकारी होना जरूरी है। तो ये हम कह नहीं सकते। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल की चीज है, ऋग वैदिक काल में आया था, उससे पहले नहीं था। तो क्या मृत्यु के बाद का जीवन, हाँ, मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसके विषय में इनकी स्पष्ट मान्यता थी, वे इसको मानते थे। यह जो विषय जुड़ता है ये जुड़ता है समाधान प्रणाली से। समाधान प्रणाली इस संदर्भ में तीन प्रमुख तरीके प्रचलित थे हड़प्पा वासियों के लिए। एक पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान, तीसरा कलश समाधान। संक्षेप में आप इसको जान लें कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे की जाती थी। पूर्ण समाधान का जहां तक प्रश्न है, इसमें सबको मिट्टी को खोद करके गाड़ दिया जाता था, और उसके साथ में जो जरूरी सामान है जैसे आभूषण हो गए, बर्तन हो गए, या दैनिक उपयोग की जो अन्य चीजें थी वे उनके साथ में रख दी जाती थी। इसे हम पूर्ण समाधान की संज्ञा देते हैं। आंशिक समाधान क्या था? आंशिक समाधान में सबको एक खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था, और उसे जो पशु पक्षी हैं मांस का भक्षण कर लेते थे, उसे खा लेते थे। उसके बाद जो हिस्सा बच जाता था, जो हड्डियां बच जाती थी, अस्थियां बच जाती थी, उसको ला करके गाड़ दिया जाता था। यह आंशिक समाधान का पहलू था। इसी तरीके से कलश समाधान की जहां तक बात है, इसमें सबको जला दिया जाता था, और जलाने के बाद जो हड्डियां या अवशेष बचते थे उनको एक कलश में रख करके मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता था। यह कलश समाधान के अंतर्गत प्रचलित था। तो ऐसे में यह तीनों ही प्रणाली हमको दिखती है। सबसे ज्यादा प्रचलित जो प्रणाली थी हड़प्पा वासियों की वह थी पूर्ण समाधान की प्रणाली, और यानी कि सर्वाधिक प्रयोग में इसे लाया जाता था। एक और चीज जो ध्यान रखेंगे
इस समाधान प्रणाली से हमको सामाजिक स्तरीकरण की भी जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? सबके साथ किन वस्तुओं को रखा जा रहा है, जमीन के अंदर जो गाड़ा जा रहा है, यह दर्शाता था कि वह व्यक्ति समाज में किस स्तर का है, समृद्ध है या गरीब है। अगर उसके साथ काफी ज्यादा आभूषण मिले हैं, समृद्ध आभूषण मिले हैं, ज्यादा वस्तुएं मिली हैं, इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। और अगर इसकी संख्या अगर कम है, अभाव है उसमें, तो हम ये मानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति रहा होगा। इसी तरह से समाधान को लेकर के एक और महत्वपूर्ण पहलू हम देख सकते हैं, वो है युग्म समाधान। युग्म समाधान, युग्म समाधान से अभिप्राय यह है कि दो व्यक्ति या एक व्यक्ति और उसके साथ में जानवर, दोनों को साथ में समाधान किया जाता था किसी भी विधि का प्रयोग करके। ज्यादातर प्रचलित पूर्ण समाधान था। इसका उदाहरण हमको लोथल से प्राप्त हुआ। हालांकि इससे पीछे के काल में, यानी कि नवपाषाण काल में, बुर्जहोम से भी, यानी एक और स्थल आप ध्यान में रख सकते हैं जो कि बुर्जहोम है, और यह एक नवपाषाण काल का स्थल है, जहां पर क्या हमको दिखता है, इसमें मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है। तो युग्म समाधान का यह एक जो है उदाहरण बनता है, लेकिन इसका जो काल है वो अलग है, ये नवपाषाण काल का है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोथल से इस उदाहरण को देखते हैं, साथ में रोपड़ में भी ऐसे उदाहरण हमको प्राप्त हुए हैं। तो इतना यहाँ पे पर्याप्त होगा और हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, तमिलकम में कौन शामिल है? तमिलकम ये एक क्षेत्र को दी गई संज्ञा है। नाम से हमको लग रहा है कि दक्षिण भारत का कोई क्षेत्र होगा। तो इसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो इसमें तमिलनाडु का क्षेत्र जो है यह आएगा, प्लस जो केरल का क्षेत्र है यह आएगा, प्लस जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, पूरा नहीं बल्कि कुछ क्षेत्र, इसी तरह से कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, ये तो हमारे राज्य हो गए। इसी के साथ में पौंडीचेरी, जो कि आज एक संघ शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप, यह भी आज एक संघ शासित प्रदेश है। तो आज के अगर संदर्भ में देखें तो ये सारे क्षेत्र आते हैं। और इस तमिलकम में राज्य कौन कौन से शामिल थे उस समय के, तो इसमें हम कहेंगे कि 3 राज्य इसमें शामिल। कौन कौन से? ये थे चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, इन सभी की चर्चा जो हमको मिलती है यह मिलती है संगम साहित्य में। संगम साहित्य में दक्षिण भारत में अगर कालखंड की बात किया जाए, ऐतिहासिक जो सभ्यता का विकास है उसकी चर्चा किया जाए, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले वहां पे महापाषाण संस्कृति हमको दिखती है, और महापाषाण संस्कृति के बाद हमें संगम काल नजर आता है। जब भारत में, यानी उत्तर भारत में वैदिक काल का समय चल रहा था, उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा था, उस समय वहां संगम काल शुरू हो रहा था। और
उसी संगम काल में ये तीनों राज्य थे और संगम साहित्यों का जो सृजन हुआ था उससे हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। एक यहाँ पर परीक्षा के हिसाब से उपयोगी प्रश्न यह भी बनता है कि इन अलग अलग राज्यों का जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था। तो हमें पता है कि चोलों का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बाघ, चेर का जो प्रतीक चिन्ह था यह था तीर और धनुष, धनुष तीर, और पांड्य का जो प्रतीक चिन्ह था ये था मछली। तो ऐसे में तमिलकम में कौन शामिल था, इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों ही इसमें शामिल थे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि कह रहा है कि 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए? इसका उत्तर होगा कॉलिन मैकेंजी। एक तथ्यात्मक प्रश्न है और प्रश्न जुड़ा हुआ है शिलालेखों को एकत्र करने से। कौन से शिलालेख? जो संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में लिखे गए हैं। और समय की भी अगर स्थिति आप देख लें, 1810 के दशक की बात यहां पर की जा रही है, यानी कि बहुत ही शुरुआती दौर की बात है। क्योंकि इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम आएगा जो कि जेम्स प्रिंसप के नाम से हम उन्हें जानते हैं। और इन्होंने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख थे इसको पढ़ने का प्रयास किया था। पढ़ने का जो प्रयास है वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में किया गया था। इसी तरह से जो दो और नाम हैं इनकी भी जरा हम चर्चा कर लें तो इस संदर्भ में कनिंघम का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कनिंघम का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1877 ईस्वी में कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों की जो पूरी श्रृंखला है उसको सामूहिक रूप में प्रस्तुत किया था। यानी कि कनिंघम से ये जुड़ा हुआ पहलू है और अशोक के अभिलेख का जो समूह था उसको इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो हमारे लिए मैकेंजी आरंभिक बिंदु बनते हैं। दूसरे स्तर पे बड़ा नाम आता है जेम्स प्रिंसेप का, जिन्होंने इस अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया है। इस पे प्रश्न आए हुए हैं जेम्स प्रिंसेप पे। फिर कनिंघम का नाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने पूरी श्रृंखला प्रस्तुत कर दी। और जॉन मार्शल का नाम भी आप इस संदर्भ में ध्यान रख सकते हैं। ये सीधे यहां से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जॉन मार्शल को इसलिए जाना जाता है कि इनके नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयां हुई थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो खोजें हुई थी उस समय पुरातत्व विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, महानिदेशक थे, वह जॉन मार्शल ही थे। तो यहां जो उत्तर होगा वो होगा कॉलिन मैकेंजी। बाकी शेष चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 78। और ये कह रहा है कि सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? सातवाहन और शक शासकों की चर्चा किया गया है। विषय हमारा है भूमि अनुदान और प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्यों की बात यहां पर किया जा रहा है। ऐसे में इसका जो उत्तर होगा सी, यानी 100 से 200 ईस्वी। अब हम थोड़ा इसकी व्याख्या को समझ लें। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो भूमि अनुदान का पहलू है
यह क्या था? फिर इन शासकों से ये क्यों जुड़ा हुआ है? भूमि अनुदान से सीधा सा अभिप्राय है कि जब राजा के द्वारा भूमि का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से, चाहे वो धार्मिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, अगर किसी व्यक्ति को, किसी समूह को दिया जा रहा है तो इसे हम भूमि अनुदान के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि माना यह जाता था प्राचीन काल में कि जो समस्त भूमि है वो किसकी है? वह राजा की है, और राजा अपनी इच्छा से इसका दान कर सकता है। हम वैदिक काल से आगे बढ़ते हुए ऐसी कोई परंपरा इस रूप में नहीं देखते हैं कि राजा के द्वारा कोई भूक्षेत्र दान कर दिया जा रहा हो। पहली बार ये जो प्रणाली है यह सातवाहन और सप्त शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसमें भी जो सातवाहन शासक थे, सातवाहनों में एक राजा था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ये वो व्यक्ति था जिसने पहली बार भूमि अनुदान की प्रणाली शुरू किया था। और किसको दिया था इसने? इन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया था, यानी कि धार्मिक उद्देश्य से इनके द्वारा दान दिया गया था। दूसरा, इन्होंने जो दान दिया था उसमें राजस्व जो वहां से प्राप्त होता था वह इस वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि राजा उसके ऊपर दावा नहीं करेगा। यानी कि इस भूमि से जो राजस्व प्राप्त हो रहा था वो अब किसके पास जाएगा? वो उस ब्राह्मण के पास जाएगा। आगे चलकर एक और नाम आता है जिसे हम गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जानते हैं, जो कि सातवाहनों का महानतम राजा, सबसे बड़ा राजा हुआ था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए, सातकर्णी प्रथम का समय तो करीब करीब 30 बीसी के आसपास में है, और गौतमीपुत्र सातकर्णी का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी का है, बाद के शासक हैं। इनके द्वारा जो भूमिदान दिया गया वह भी था तो धार्मिक उद्देश्य से ही, लेकिन उसमें दो पहलू जुड़े हुए थे। राजस्व तो था ही, साथ में इन्होंने जो प्रशासनिक अधिकार हैं यह भी प्रदान कर दिए। किसको? जो भूमि को ग्रहण कर रहा था उसको राजस्व तो मिल ही रहा था, साथ में प्रशासनिक अधिकार भी मिल गया, यानी कि कानून व्यवस्था जो बनानी है वहां पर वह भी उसी ब्राह्मण के द्वारा देखा जाएगा। अब ये क्या एक पहलू है, ये तो एक राजा का क्षेत्राधिकार होता था और राजा खुद इस चीज को जो है दे रहा है ब्राह्मण को। तो अब समझना ये पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे जो बड़ा कारण था वो ये है कि यह वह समय है जब भारत में शक, कुषाण, हूण जैसे जो बाहरी शासक हैं उनका प्रवेश हो रहा है। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण जो जनजातीय क्षेत्र थे वहां से भी बहुत सारे लोगों का जो प्रवेश है दूसरे क्षेत्रों में वह भी बढ़ रहा था। ऐसे में राजा को ज्यादा राजस्व प्राप्त करने के लिए कि हमारे ऊपर प्रशासनिक दायित्व तो कम रहे, राजस्व ज्यादा प्राप्त हो, इसके लिए एक बड़ा आसान तरीका था कि जो उसके पास बड़े क्षेत्र हैं इसको वितरण कर दिया जाए। अब अगर हम किसी वर्ग को दे रहे हैं और खुद वहां से वो राजस्व ले रहा है, वहां का प्रशासनिक दायित्व भी देख रहा है, तो एक तरफ तो उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ने से जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो राजा के हित में आती है। दूसरा, अब उसको वहां पर प्रशासन के लिए अतिरिक्त से कोई बल नहीं भेजना है, कोई अधिकारी नहीं भेजना है, तो वो झंझट भी खत्म हो रही है। तो इस सभी स्थितियों का जो योग था, इस कारण से हम देखते हैं कि इस समय में जो भूदान की प्रवृत्ति है यह तेजी से आगे बढ़ती है। तो ये जो समय था ये समय था 100 से 200 ईस्वी का। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 79, जो कि कह रहा है कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने
शासन किया, यानी इनका समय पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन ने किस समय में शासन किया है, यह समय हमसे पूछा जा रहा है। हर्षवर्धन का जो समय है वह है 606 से 647 ईस्वी के बीच में। अब हर्षवर्धन प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, तो हमें इनसे जुड़े हुए कुछ 2-3 और पहलुओं को भी देख लेना होगा। सबसे पहले तो हम इनका एक परिचय का पहलू देख लें तो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इनका संबंध कहां से है? थानेश्वर से। थानेश्वर कहां पे है? यह हरियाणा में एक स्थल, और यहां पर पुष्यभूति वंश जो है का शासन था। कहते हैं कि पुष्यभूति इस वंश के पहले शासक थे, और उन्हीं के नाम पे इस वंश का नाम पुष्यभूति पड़ गया। इसी पुष्यभूति वंश के बाद में जो शासक हुए उसमें थे प्रभाकर वर्धन या राज्यवर्धन, और बाद में हर्षवर्धन। ध्यान रहे कि प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन इन दोनों के पिता थे, और ये दोनों आपस में क्या थे? भाई थे। इसके साथ में इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का जो विवाह हुआ था वो हुआ था कन्नौज के मौखरी शासक से। मौखरी वंश में इनका जो है विवाह हुआ था। नोट करने की बात यह है कि हर्षवर्धन का जो मूल क्षेत्र था वो तो था थानेश्वर, और प्रश्न में दिया हुआ है कन्नौज, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, जबकि कन्नौज में हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, इनका विवाह हुआ था। इसके पीछे जो स्थिति थी वो ये थी, संक्षेप में इसकी कहानी हम लोग जान लें। हूणों का आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण से निपटने के लिए राज्यवर्धन जो है यह इनसे लड़ने के लिए गए थे। इसी बीच में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। हूणों को पराजित करके आने के बाद राज्यवर्धन राजा हो जाते हैं, लेकिन उसी समय राजश्री विधवा हो जाती हैं, क्योंकि कन्नौज के जो राजा थे उनकी हत्या कर दी जाती है मालवा के राजा देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक के द्वारा मिलकर के। ऐसे में राज्यवर्धन जाकर के उन्हें पराजित करते हैं, शशांक को और मालवा के शासक देवगुप्त को, लेकिन धोखे से उनके द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में हर्षवर्धन को शासन संभालना पड़ा था। ये थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस क्रम में चूंकि कन्नौज इनकी बहन का ससुराल था, और वहां की जब राजा की मृत्यु हो गई तो कन्नौज का शासन भी हर्षवर्धन के पास में आ गया था। इसी वजह से यहां कन्नौज को इसके साथ में शामिल कर लिया गया था। तो इतना हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। बाकी अगर 1-2 और तथ्यों की बात कर लें तो हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तकों की रचना किया था। कौन सी? जैसे नागानंद और रत्नावली। हर्षवर्धन के दरबार में एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनका कि नाम था बाणभट्ट।
और इनकी पुस्तक का नाम था हर्ष चरित्र। और हमें यह भी पता है कि व्हेल सॉन्ग इन्हीं के समय में भारत में आया था, इन्हीं के दरबार में वो था। तो इतना तथ्य हमारे लिए जानना पर्याप्त होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 80, जो कि कह रहा है कि शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है। शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा पूछा जा रहा है। क्या क्या विकल्प है? यह धुंधले होते हैं, इसलिए पढ़ना मुश्किल होता है, सही है। दूसरा, वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं, यह भी सही है। सभी बातों पर चर्चा नहीं करते हैं, उन्हें समझना कठिन होता है, हाँ यह भी सही है। क्योंकि जो ये शिलालेख हैं, यह लंबे समय से एक स्थल विशेष पे पड़े हुए हैं, तो ऐसे में इनमें क्षरण भी होता रहता है। तो कई बार उनकी जो लिखावटें हैं वो बहुत स्पष्ट नहीं होती हैं, तो हमें क्या होता है, धुंधले होते हैं, पढ़ना उनको मुश्किल हो जाता है। फिर जिस शिलालेख को जिस शासक ने लिखवाया था उसके अपने कुछ उद्देश्य होते थे, जिसके नाते उसने उसको लिखवाया होता था। तो निश्चित तौर पे आज के समय से अगर हम जोड़ के देखेंगे तो वे उतने प्रासंगिक हमें नहीं दिखेंगे। ऐसे में यह विकल्प भी ठीक है। इसी तरह से अगर हम समझने के स्तर की बात करें तो बिल्कुल अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें हमको अभिलेख मिलते हैं। अशोक की बात करें तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो इसके अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में है। तो कई बार हमें उनको पढ़ने में भी जो है कठिनाइयां आती है। तो ये तीन तो पहलू है ही हैं। अगर इसके साथ एक चीज और जोड़ दिया जाए कि जो इसकी सीमा से जुड़ा हुआ है, कि हमें ये दिखता है कि ये पक्षपाती भी दिखते हैं। जो ये अभिलेख हैं इनमें पक्षपात के कुछ लक्षण भी दिखते हैं। जैसे अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अपने कुछ उद्देश्य थे। वह अपने राज्य के जो नागरिक हैं उनको कुछ संदेश देना चाहता था। तो ऐसे में जो वो बातें उन तक पहुंचाना चाहता था वही बातें उसमें लिखी हुई हैं। उससे कोई निष्पक्ष विश्लेषण नहीं हो पाता है। हम तथ्यात्मक रूप में या निरपेक्ष रूप में हम तथ्यों को नहीं जान पाते हैं। जो शासक बताना चाहता है हम वही जान पाते हैं। इसी तरह से एक और, यानी ये तो हमने अशोक का एक उदाहरण लिया। अगर एक और उदाहरण ले लें तो एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। इस पे प्रश्न पूछा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? हरिशेर ने किया है। हरिशेर ने इसकी रचना किया है। और ये जो अभिलेख है यह अशोक के अभिलेख पर ही प्राप्त हुआ है। इसमें क्या चीजें हैं? इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। चूंकि हरिशेर समुद्रगुप्त का दरबारी था, इसलिए समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा है, उसके द्वारा जो किए युद्ध हैं, जो विजय हैं, जो सफलता है, उसका गुणगान इसमें किया हुआ है। तो ऐसे में यह जो चीज है यह निरपेक्ष इतिहास तो नहीं बना पाता है, हाँ कुछ तथ्य हमको जरूर दे देता है। तो इनके साथ में हम इसको भी शामिल कर सकते हैं कि अभिलेखों की कोई जो सीमा है वो पक्षपात का पहलू भी उसमें आता है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 81। और ये कह रहा है कि किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? खरोष्टी क्या है? एक लिपि है। और यहां हमसे पूछा जा रहा है कि वे कौन से कारक हैं जिससे खरोष्टी को पढ़ने में सहायता किया है। पहला विकल्प, फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजाओं के नाम अंकित थे। दूसरा विकल्प, कनिंघम शिलालेख पढ़ने में माहिर थे। तीसरा,
ब्राह्मी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया था। अगर एलिमिनेशन से चलें, यानी क्या बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसको पहले खत्म कर दें, तो यह विकल्प तो पूरी तरह से पढ़ने में ही हमको एक तथ्यात्मक गलती लग रही है, अवधारणात्मक गलती लग रही है कि कोई कितना भी मास्टर रहे लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा होती है। तो यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि खरोष्ट लिपि को पढ़ने में ये माहिर थे इस वजह से पढ़ पाए, ये सीधे तौर पे स्टेटमेंट जुड़ नहीं रहा है। तो ये बात अपने आप खारिज हो जाती है। ब्राह्मी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के द्वारा किया गया था। अब जब दो ये खारिज हो गए तो प्रश्न उठता है कि क्या ये विकल्प हमारा सही है। ए में कहा जा रहा है कि फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजाओं के नाम अंकित थे। देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि अगर हम अशोक के समय की चर्चा करें, खरोष्ट लिपि का प्रचलन उसी समय चर्चा में आता है। तो अशोक के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों के जो अभिलेख थे, पश्चिमोत्तर क्षेत्रों के जो अभिलेख थे, जिसमें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इन दो स्थलों से हमको खरोष्ट और यूनानी इन दोनों का जो मिश्रित स्वरूप है वह प्राप्त हुआ था। यानी कि खरोष्ट और यूनानी इन दोनों लिपि का मिश्रित रूप प्राप्त हुआ था। हमें पता है कि अशोक से पहले यानी चंद्रगुप्त मौर्य या उससे भी थोड़ा सा पहले जाएं तो सिकंदर का आक्रमण हो रहा है 326 से 322 ईस्वी के बीच में। सिकंदर के बाद भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर यूनानियों का शासन रहा था। हालांकि बाद में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था, बट फिर भी जो एक सीमा है अफगानिस्तान में, उसके पीछे के क्षेत्रों में यूनानी प्रभाव था। ऐसे में जो सिक्के जारी किए गए यूनानियों के द्वारा, उन सिक्कों पर कुछ जो शब्द अंकित थे या राजाओं के नाम जो अंकित थे, यूनानी में भी अंकित थे और खरोष्ट में भी अंकित थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वहां की जो स्थानीय जनता है वो खरोष्ट को समझ रही थी और यूनानी जो बाहर से आए थे उनका जो भाषा है वो यूनानी का था। तो चूंकि यूनानी और खरोष्ट को आपस में मिलाकर के समझना आसान हो गया, क्योंकि जो बात यूनानी में लिखी है उसी को खरोष्ट में लिखा जा रहा है। तो दोनों को तुलनात्मक रूप में अध्ययन करके हमने क्या किया, इसको डिकोड कर लिया, इसको पढ़ लिया। और यहां जो प्रश्न में कह रहा है वो फारसी की बात कर रहा है, तो फारसी की जगह पर क्या होना चाहिए था, यूनानी होना चाहिए था। ऐसे में ये जो चीज था इसने इसको गलत साबित कर दिया, तो यह भी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे में उत्तर क्या सही होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज, नन ऑफ द एबव, यानी कि जो ई विकल्प होगा यह हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 82। और ये कह रहा है कि जब वीएस शुभंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया कि, देखिए प्रश्न आपसे यह जानना चाह रहा है कि ये जो इतिहासकार हैं इनके संपादन में महाभारत का एक आलोचनात्मक संस्करण निकाला गया, और स्थिति यह है भारत में कि रामायण और महाभारत चूंकि हमारे लिए एक संस्कृति, साहित्य, धर्म, उस सभी का एक मिला जुला स्वरूप प्रदान करते हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारी आत्मा इसमें बसती है। इसलिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत के अलग अलग संस्करण स्थानीय भाषाओं के हिसाब से तैयार किए गए। जैसे कंबन की रामायण
हम पढ़ते हैं, जो कन्नड़ भाषा में दक्षिण भारत में। इस तरह से तमाम उसके संस्करण है। तो सुखशंकर साहब ने यह निर्णय लिया कि वो सभी संकलनों को समाहित करके उसकी एक समालोचना देना चाहते थे। तो इस क्रम में उन्होंने केरल से, तमिलनाडु से, फिर जम्मू कश्मीर से, नेपाल से आदि क्षेत्रों के जो स्थानीय संस्करण थे महाभारत के, उसको कंबाइंड रूप में अध्ययन करते हुए संकलित करने का प्रयास किया था। तो अब हम देखें कि इसमें क्या उत्तर हमारे लिए ठीक निकल करके आता है। तो देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। बिल्कुल, जो हमने व्याख्या किया है वो इसके साथ मैच कर रहा है। पाई गई पांडुलिपियों पर विशेष, तमिल में पाई गई पांडुलिपियों पर विशेष ध्यान नहीं देना, गलत हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि तमिलनाडु का संस्करण जो था उसका प्रयोग किया गया था। हड़प्पा संस्कृति के किसी भी संदर्भ का उल्लेख नहीं होना चाहिए, इसका सीधे तौर पे यहां से कोई पहलू नहीं जुड़ता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें ए से सीधे तौर पे हमारा उत्तर मिल जाता है। ऐसे में उत्तर इसका क्या होगा? ए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है हमारा प्रश्न संख्या 83। प्रश्न कह रहा है कि सल्तनत काल में उलूक क्या है? सल्तनत काल में उलूक क्या था? पैदल सैनिक था, घोड़ा पोस्ट था, या दृढ़ गैरिसन था? इसमें उत्तर होगा घोड़ा पोस्ट। क्यों? इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। देखिए, ये जो चर्चा है, यह चर्चा इब्न बतूता के द्वारा किया जा रहा है। और इनके द्वारा सल्तनत काल में, ये इनका संबंध 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से था। 14वीं शताब्दी के आरंभिक समय में ये आए थे और इन्होंने सल्तनत काल की जो समय की विभिन्न चीजों को देखा था, उसके विषय में अपना वर्णन दिया। तो घोड़ा पोस्ट के विषय में इनका ये कहना था कि हर 4 मील पर एक केंद्र बना हुआ था। जैसे हम कहें कि अगर ए से बी तक की जर्नी है, तो हम क्या कर रहे थे कि हर 4-4 मील पर एक पोस्ट बना दे रहे थे। अब जो घोड़ा पत्राचार के जो साधन थे उसको लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, अब यहाँ पहुंच करके वो रेस्ट कर लेता था, फिर यहाँ से जो दूसरा घोड़ा था वो उसको यहाँ तक ले जाता था, फिर वहां से इस तरह से हम ए से बी तक पहुंच जाया करते थे। तो ये जो शब्द है उलूक, ये इसी संदर्भ में प्रयोग में लाया गया। और पैदल सैनिक की जहां तक बात है, पैदल सैनिक के लिए शब्द आया है पायक। ये जो शब्द है यह पैदल सैनिक के लिए आया है। और जो सैनिकों के द्वारा या पैदल रूप में जो पत्राचार की चीजें एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती थी, उसके संदर्भ में जो शब्द आया है वो है दावा। जैसे जो उलूक शब्द है वो घोड़े के द्वारा एक जगह से दूसरे जगहों पर पत्राचार की जो वस्तुएं हैं वो ले जाई जा रही हैं। इसी तरीके से जो पैदल व्यक्ति के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर जो पत्राचार की वस्तुएं ले जाई जाती थी, उसके लिए जो शब्द आया है वो है दावा। जहां तक बात दृढ़ गैरिसन का है, तो इसको आप ये समझ लें, इसका अर्थ था सैनिक छावनी। सैनिक छावनी। ऐसे में हमारा जो उत्तर था
वो हमें पहले ही पता हो गया था, जो कि बी है। बाकी विकल्पों की भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 और इसमें ये बात कही जा रही है कि अब्दुल रजाक ने निम्न में से किस शहर का दौरा किया। यानी कि अब्दुल रजाक किस शहर में आए थे। विकल्प है चेन्नई में, मैंगलोर में या गोवा में। इसका उत्तर होगा मैंगलोर। अब पहले हम ये देख लें कि अब्दुल रज्जाक जो है ये है कौन। अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी के आरंभिक समय में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो विजयनगर साम्राज्य था, इसके राजा थे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय इनके दरबार में आए थे। और ये थे कौन अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस के शासक थे जिनका नाम था शाहरुख। शाहरुख फारस के शासक थे शाहरुख, उनके राजदूत थे ये। इनके ये थे राजदूत। और शाहरुख ने ही इन्हें विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के दरबार में भेजा था। अब्दुल रज्जाक ने यहां पर कई स्थलों की यात्रा किया, जिसमें जो प्रश्न की डिमांड थी उसमें मैंगलोर जो है यह सही बैठता है। हालांकि वो कालीकट भी गए थे, क्योंकि वो विकल्प में यहाँ पे नहीं है और भी स्थल है, तो ऐसे में हमारे लिए इसका उत्तर तो मैंगलोर बनता है। इससे अलग महत्वपूर्ण बात एक ये है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर और फारस के बीच में जो संबंध है इसकी विस्तृत रूप में चर्चा किया। फिर विजयनगर की जो राजधानी है हम्पी, वहां का जो पूरी नगरीय जीवन है, विजयनगर साम्राज्य की जो आभा है, उसके बारे में भी विस्तृत वर्णन किया है। ऐसे में अब्दुल रज्जाक का यह विवरण ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल विजयनगर साम्राज्य को जानने में, बल्कि फारस और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो संबंध है, जो विदेशी संबंध है, उसको समझने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं और ये थे फारस। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 35 और ये कह रहा है कि संतों की जो जीवनी है, जिसको कि हैगियोग्राफी बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है। क्या धार्मिक नेताओं की जीवनी होती है? हाँ बिल्कुल, यह बात सही है। संतों की जीवनी या हैगियोग्राफी का अर्थ यही होता है कि यह धार्मिक नेताओं की जीवनी इसमें होती है। इसमें जमींदारों की जीवनी होती है? नहीं, गलत है। अनुयायियों के द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी है, यह सही है। ये जो जीवनी है ये अनुयायियों के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी एक से ज्यादा विकल्प सही है, तो उपयुक्त में एक से अधिक सही होने के नाते हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तो इतना इसमें आपको जानना महत्वपूर्ण है। अगर एक दो तथ्यों की चर्चा यहाँ कर दें, इस संतों की जीवनी से क्या अभिप्राय है, तो जनरली संतों की जीवनियों में, जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखें कि कबीरदास हैं, सूरदास, तुलसीदास, सभी लोग संत थे। इनकी जीवनियों में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक तो उनका जीवन परिचय देखते हैं। उनका जो जीवन परिचय है, कहाँ उनका जन्म हुआ, परिवार कैसा था, कैसे कैसे बढ़े, क्या क्या गतिविधियां रही जीवन की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा, जो उन्होंने दर्शन दिया, जो कार्य किया, यानी जो उनके विचार हैं, उसको भी हम जानते हैं। फिर उनके जो कृत्य हैं, कोई चमत्कार है या कोई ऐसे कार्य जिसकी वजह से वो संत बने, जिसकी वजह से वह चर्चा में है, उसकी भी बातें इसमें रहती हैं। कुल मिलाकर के
ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं, प्रेरक का कार्य करते हैं। यह इन संतों की जीवनियों के विषय में सामान्य जानकारी आपको जाननी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 86, और ये कह रहा है कि सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया। देखिए, सांची के स्थल की बात कही गई है कि सांची का जो प्राचीन स्थल है, इसके लिए किसने धन उपलब्ध कराया। धन, सांची की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में भोपाल के नजदीक में है, और सांची एक बौद्ध स्थल रहा है, एक बौद्ध स्थल है जहां पे मंदिर भी है, मठ भी है, स्तूप भी है। यानी कि यहाँ क्या क्या है, मंदिर है, मठ है और स्तूप है। अब हमें देखते हैं कि मध्यकाल में, चूंकि ये निर्माण तो प्राचीन काल में ही हो गया था, इनके संरक्षण के लिए समय समय पे प्रयास होते रहे हैं। मध्यकाल में जो इनके संरक्षण का प्रयास था, प्रश्न के हिसाब से जो हमारे 3 विकल्प हैं, इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आप देखेंगे कि सुल्तान जहां बेगम, ये तो सही है ही है, साथ में शाहजहां बेगम, यह भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी विकल्प हमारा सही है। ये दोनों ही लोगों ने सांची के जो ये बौद्ध स्थल है, इसके संरक्षण के लिए धन दिया था। और एक और पहलू अगर यहाँ पर हम जान लें, वो ये है कि मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे, मार्शल, अंग्रेज थे। इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था, इसी स्थल के ऊपर था, और इस ग्रंथ के लेखन में जो खर्चा आया था, वह खर्चा भी सुल्तान जहां बेगम ने प्रोवाइड कराया था। तो ऐसे में ये जो प्रश्न की डिमांड थी, उसमें तो ये दोनों लोग थे ही, साथ में हम एक अंग्रेज की भी भूमिका देख रहे हैं कि जो इस स्थल को लाइमलाइट में ला रहा है, उसके ऊपर लेखन कर रहा है। उस लेखन में भी जो सहयोग था, वो सुल्तान जहां बेगम के द्वारा खर्च किया गया था, धन दिया गया था। अब हम चलते हैं आगे, और प्रश्न हमारा है, हालांकि इस तरह के प्रश्नों के बारे में मैं आपसे एक सामान्य रूप में ये कहूं कि देखिए, किसी भी परीक्षा में 10 से 20% प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको परेशान करने के लिए दिया जाता है। अब यह इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम सारे स्थलों में कब कौन कहां कहां किसने संरक्षित किया है उसको लिस्ट बनाने लग जाए। हम अपने जो सिलेबस के महत्वपूर्ण पहलू है, उसी पे अपना ध्यान केंद्रित रखें, और इस तरह के जो कुछ एक प्रश्न हैं, उसके ऊपर सॉल्व पेपर से जो हम मदद ले रहे हैं, ये तो है ही है। और परीक्षा में अगर कुछ एलिमिनेशन मेथड से चीजें निकल जा रही हैं, कुछ हमारी तार्किक बुद्धि वहां तक पहुंच जा रही है, उससे हल कर लें, अन्यथा ऐसे प्रश्नों को लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि कह रहा है कि इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है। चीनी यात्रियों पर प्रश्न, समय लिया जा रहा है 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में। विकल्प कौन कौन से हैं, फासियन, जुआनजियान, फाजान। जहां तक संबंध फासियान का है, तो ये इंडिया आए थे, और जो भी इसमें नाम आपको दिख रहे हैं, ये सभी बौद्ध धर्म से तो प्रभावित थे, और उन्होंने कुछ न कुछ कार्य किया है बौद्ध धर्म के दर्शन को अपनाने को लेकर के, इसके ऊपर कुछ लेखन करने को लेकर के कुछ न कुछ कार्य किए हैं। फासियन की जहां तक बात है, तो ये इन तीनों के क्रम में सबसे पहले भारत आ रहे हैं, और बंगाल से यह वापस गए थे। इनका जो वापसी का क्रम है, ये बंगाल से हुआ था, यानी बंगाल की खाड़ी से होता हुआ ये जो चाइना सी है, उससे होते हुए वापस चाइना गए होंगे। जुआन जियान की जहां तक बात है, ये वही व्यक्ति हैं
जिनको हम लोग वेन सांग के नाम से जानते हैं, वेन सांग के नाम से जानते हैं। और ये हर्ष के काल में आए थे और बुद्ध से जुड़े हुए जो विभिन्न किताबें हैं, जो दर्शन है, जो विचार हैं, उसको संग्रहित करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। इनका जो यात्रा विवरण है, इसको हम सी यू की के नाम से जानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। सी यू की किसका यात्रा विवरण है? हो सकता है आपसे वेनसांग नाम दे दिया जाए या जुआन जियान दे दिया जाए, ये दोनों ही नाम एक ही है और यात्रा विवरण है सी यू की। जहां तक बात फाजांग की है, तो ध्यान रहे ये वो व्यक्ति है जो कभी भारत नहीं आया था। हालांकि बौद्ध धर्म में इसकी आस्था थी, बुद्ध में आस्था थी, उससे जुड़े विचारों पर यह कार्य करना चाहते थे। इन्होंने काम किया भी। इन्होंने काम किया दिवाकर मित्र के साथ मिलकर। दिवाकर मित्र चूंकि तिब्बत में गए थे और वहां पर दिवाकर मित्र से मिल करके इन्होंने बुद्ध के जो विचार हैं उसको संकलित करने का प्रयास किया था। लेकिन ध्यान रहे कि ये इंडिया में नहीं आए थे, भारत इनका आगमन नहीं हुआ था। ऐसे में ए और बी तो आए थे, सी भारत नहीं आया था, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है, के बीच का चीनी यात्री, यानी कि जो भारत आया था। तो यहाँ विकल्प हमारा क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा विकल्प सही है, यानी ए और बी आए थे, इसलिए डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 88 और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? क्या क्या कथन आपको दिए गए हैं? प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे। हाँ बिल्कुल, प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे। जैसे कौन कौन? जैसे हर्यंक वंश के लोग जो थे, बिंबिसार वगैरह, ये सब क्षत्रिय थे। इसी के साथ में हालांकि मौर्य वंश पर इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है, कुछ मानते हैं कि वो क्षत्रिय थे, कुछ मानते हैं शूद्र थे, हम उसको छोड़ देते हैं। राजपूत जो थे यह भी क्षत्रिय से आ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, ये बात तो ठीक है। कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, हाँ ये भी ठीक है। गैर क्षत्रिय में कौन कौन से थे? जैसे अगर ब्राह्मण शासकों की बात किया जाए तो हम देखते हैं कि शुंग वंश, शुंग वंश के जो शासक थे ब्राह्मण थे। कदम वंश के जो शासक थे ब्राह्मण थे। सातवाहन ब्राह्मण थे। वाकाटक ब्राह्मण थे। ये सभी जो प्राचीन काल के शासक हुए हैं ये सब ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण ही नहीं, अगर हम बात करें कि क्या कोई शूद्र भी था, या पहले वैश्य की बात कर लें, क्या कोई वैश्य भी था? तो हाँ, जो गुप्त थे इनको सामान्य रूप में वैश्य वर्ण से जोड़ा गया है। इसी तरह से क्या शूद्र में भी कोई दिखता है? तो हाँ, जो नंद वंश के शासक थे इन्हें शूद्र कहा गया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के फेवर में हमारे पास पर्याप्त तथ्य दिख रहे हैं। क्या कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे? बिल्कुल, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब गैर क्षत्रिय वर्ण से थे। कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था, तो गलत हो गया। विकल्प क्या सही हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये और ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसलिए डी विकल्प हमारा सही होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि प्रश्न है कि चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? चारण चरित्र लिखने के लिए निम्न में से सामग्री का उपयोग पूछा जा रहा है कि किस किस सामग्री का प्रयोग किया गया था। इससे पहले कि इस प्रश्न को हम अटेम्प्ट करें, थोड़ा सा हम ये समझ लें कि चारण चरित्र होता क्या है। चारण चरित्र हम तब जान पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि चारण क्या होता है। देखिए, चारण एक कुल था। प्राचीन काल में जो चारण था वो एक कुल था,
और ये करते क्या थे कि जो धार्मिक पहलू हो, सांस्कृतिक पहलू हो, इन सभी यानी कि धार्मिक प्लस सांस्कृतिक और कुछ वैचारिक पहलुओं को भी आप यहां पर जोड़ सकते हैं। इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को करता था। इसके साथ ही यह योद्धा वर्ग से भी जुड़ा रहता था। अभी आपको और बात स्पष्ट होगी, यह योद्धा वर्ग में भी शामिल होता था। यानी कि जब राजा को आवश्यकता होती थी कि किसी धार्मिक विषय पर उसे कोई सलाह चाहिए, कोई संस्कृति से संबंधित विषय हो, अन्य कोई वैचारिक पहलू हो, तो वहां ये जो चारण वर्ग था इसको सहयोग करता था। युद्धों में भी वह अपनी भूमिका निभाता था। ऐसे में यह एक ऐसा वर्ग था जो जेनेटिक वे में यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनका अपना एक कुल वर्ग बन गया, एक कुल बन गया। और बाप का जो बेटा हुआ वह भी वही कृत्य किया, फिर उसका जो बेटा हुआ वो अपना कृत्य किया, या जो कोई और उस तरह का काम कर रहा है तो वह भी उसी चारण कुल से जुड़ जा रहा है। तो यह तो इनके कुछ क्रियाकलापों से जुड़ी हुई चीजें थी। और ये करते क्या थे, यह लेखन भी करते थे। तो लेखन में इनके द्वारा जो राजा है, यानी कि अगर लेखन से जुड़े पहलू की बात करें तो जो राजा है, ऋषि हैं, देवता हैं, इनकी जो स्तुति है, प्रशंसा है, या उनके विषय में जो विवरण है, ये सब भी ये प्रस्तुत किया करते थे। तो पहला जो इसमें पहलू था कि चारण चरित्र होता क्या है, तो चारण चरित्र यही था कि चारण एक कुल था, एक खास तरह का कार्य करता था, और जब यह इनमें से किसी के विषय में उसका विवरण लिखता था, उसकी स्तुति करता था, उसके बारे में कुछ बताता था, तो उसे हम चारण चरित्र कहा करते थे। अब उसको अभी हम कुछ एक उदाहरण से भी आपको चर्चा करें कि जैसे पृथ्वीराज चौहान के समय में चंद्रवरदाई उनके एक चारण थे, कवि भी थे, योद्धा भी थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसा जो है ग्रंथ भी लिखा है। इसी तरह से अभी एक मूवी आई छावा, छावा में भी हमने देखा कि जो कवि कलश की जो भूमिका है वो बड़ा अच्छा रोल किया गया है। तो कवि कलश भी क्या थे, वो एक चारण थे। तो इससे आपको बात और स्पष्ट हो जाएगी। अब प्रश्न की जो मांग है कि वो किस सामग्री का प्रयोग किया करते थे, तो क्या कपड़े का प्रयोग करते थे? हाँ, ये बात सही है, कपड़े का प्रयोग होता था। पेपर नहीं, ताड़ का पत्ता हाँ, इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये और ये दोनों हो रहा है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो रहा है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। इसके साथ में एक और पहलू आप जोड़ सकते हैं कि भुर्ज का जो पत्ता होता था, इसका भी जो है प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये थोड़ा इसका जो नेचर होता है थोड़ा स्थायी स्वभाव का होता है, लंबे समय तक चलता है, लेखन इसके ऊपर स्पष्ट रूप से उकेरा जा सकता है। इस वजह से इसका इसका और इसका प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है अंतिम प्रश्न आज का। और प्रश्न यह कह रहा है कि 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? एक पुस्तक है मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, आपको इसका लेखक बताना है, जो कि 1914 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो इसका उत्तर होगा, इसको अलेक्जेंडर कनिंघम और अल्फ्रेड फाउचर दोनों ने मिल करके प्रकाशित किया था। ऐसे में ए और बी दोनों ही सही होगा, और डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक हो गया, उपयुक्त में एक से अधिक। अब
मार्शल की जो बात है, हमने पीछे इनके बारे में चर्चा किया था कि इनका जो समय है वो 20वीं शताब्दी में है। मार्शल जाने जाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित जो क्रियाकलाप थे वह इन्हीं के मार्गनिर्देशन में किए गए थे, क्योंकि उस समय के ये पुरातत्व विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम का जो समय है वह 19वीं शताब्दी का दूसरा अर्ध है। तो उन्हीं के समय में अल्फ्रेड फाउचर भी हुए थे। तो इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में हमारा डी विकल्प सही होगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं फिर जल्दी ही अपने अगली सीरीज, यानी कि जो हमारा वीडियो संख्या 6 होगा, उसमें अगले 20 यानी कि गोल्डन 20 की जो अगली श्रृंखला है उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।